हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन और यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सर्किट थ्योरी के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी एक ऐसी सर्किट में कुछ एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो वो उसमें फ्लो होने वाले करंट पर क्या इफेक्ट डालता है, क्या अपोजिशन ऑफ करंट होता है उसमें, क्या उसका फेजर डायग्राम होता है, क्या उसका वेव डायग्राम होता है। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा था कि इंडक्टर को, सिर्फ एक इंडक्टर को जोड़ा, फिर हमने एक कैपेसिटर को जोड़ा। तो तीनों केसेस में हमने अलग अलग स्टडी किया कि वो उसमें फ्लो होने वाले करंट पर क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या उनका फेज डिफरेंस होता है, क्या वो कितना वो फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अगर हम उन तीनों एलिमेंट को, किस किस को, रेजिस्टेंस को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को एक साथ जोड़ दें, एक साथ सर्किट में जोड़ दें, कैसे, सीरीज में जोड़ दें, तो उसमें फ्लो होने वाले करंट पर वो क्या इफेक्ट डालेगा, कितना वो अपोज करेगा, कितना वो फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, कितना उसका मैक्सिमम क्या होगा, अपोजिशन ऑफ करंट होगा, कितना उसका मिनिमम होगा, कब करंट मैक्सिमम होगा, करंट कब मिनिमम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट की एल से इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, हमने तीनों को एक साथ जोड़ दिया एक एसी सर्किट में। क्या, कैसे जोड़ा, सीरीज में। कैसे, देखिए, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, एक एसी सोर्स के साथ हमने इसको जोड़ दिया। इसका सिंबल है ये, ठीक है। ये आर, ये एल और ये सी, आर एल और सी, ठीक है। तो हमें पता है एट एनी टाइम एक एसी सोर्स कितनी ईएमएफ इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें से करंट फ्लो होगा एसी। अब यहां पर करंट फ्लो होगा तो यहां पर जो होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, वो कितना होगा, उसको हम नाम दे देते हैं वी आर। और ये किसके इक्वल होता है हमें पता है, फॉर्मूला पता है पोटेंशियल का, कैसे निकालते हैं, I इंटू आर, आई इंटू आर, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या था, इसको हमने नाम दिया VL, क्या नाम दिया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। आर मतलब यहां पर अपोजिशन ऑफ करंट कितना होता है, किसमें, एक इंडक्टर में। तो पिछले वाले लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो प्लीज़ जाके पहले वो देखिए ताकि आपको इसको अच्छे से क्लियर हो सके। तो हमने वहाँ पर अपोजिशन ऑफ करंट निकाला था किसमें, इंडक्टर में, उसको हमने नाम दिया था XL, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका नाम था। तो अब पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस VC हमने इसका नाम दिया, और ये कितना होगा IXC कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, अपोजिशन ऑफ करंट कैपेसिटर में कितना था, XC, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम रेजिस्टेंस का देखते हैं। रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो हमने वहां पर पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि I और E में कितना फेज डिफरेंस था। जब हमने केवल रेजिस्टेंस को जोड़ा था तो कितना फेज डिफरेंस था, 0, क्योंकि I की वैल्यू क्या थी, I नॉट साइन ओमेगा टी, और E की वैल्यू क्या थी, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, I और E की वैल्यू, ई बी क्या था, इसी डायरेक्शन में, ई बी क्या था, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर V, हम V थोड़ा सा ज़्यादा होता है V की, यानी EMF ज़्यादा होता है, पोटेंशियल VR, और I थोड़ा सा फेज डिफरेंस सेम होता है, बट I की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, I, ठीक है। अब अक्रॉस इंडक्टर देखिए, इंडक्टर I फ्लो हो रहा था, तो वहाँ पर I और E में फेज डिफरेंस कैसा था, इंडक्टर ने I और E में एक फेज डिफरेंस क्रिएट किया था, कितना, π/2, -π/2। इसका मतलब क्या था, वहां पर EMF के आगे था या करंट आगे था, EMF आगे था या करंट, उसने करंट को पीछे कर दिया था, कितना, π/2। तो यहां पर क्या था, ये आगे था, क्या, VL, क्या आगे था, VL, ठीक है। कैपेसिटर ने क्या किया था, कैपेसिटर ने क्या किया था, I, उसने क्या किया था, करंट को पीछे कर दिया था, सॉरी, हाँ, करंट को पीछे था और EMF को आगे था, सॉरी, इसने, इंडक्टर ने क्या किया था, करंट को पीछे किया था, लेकिन कैपेसिटर ने क्या किया था, करंट को आगे कर दिया था।
करंट को आगे कर दिया। ईएमएफ का जो फेज डिफरेंस था दोनों में कितना था, π/2, दोनों में कितना था, तो यहाँ पर इसका ईएमएफ का क्या था, पीछे हो गया था, कितना, π/2, तो वो नीचे था। आगे कौन था, I, इंडक्टर में आगे कौन था, E, कितना I से π/2, ये कितना था, कैपेसिटर ने क्या किया था, कैपेसिटर ने करंट को आगे कर दिया था, कितना कितना फेज डिफरेंस क्रिएट किया था, +π/2, तो ईएमएफ पीछे हो गया था, कितना, π/2, ठीक है। तो इंडक्टर में कौन आगे था, ईएमएफ यानी वी पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, वीएल आगे था, और यहां पर क्या था, वीसी पीछे था और आई आगे था। अब इसने इतना क्रिएट किया था, इनमें फेज डिफरेंस 0 था, इनमें फेज डिफरेंस π/2 था, यहां पर ईएमएफ आगे थी, यहां पर ईएमएफ पीछे था, π/2। अब हमें टोटल तीनों का पोजीशन ऑफ करंट निकालना है कि टोटल तीनों मिलकर कितना अपोज करेंगे करंट को, और क्या कोई फेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कोई फेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो आइए वो निकालते हैं। क्या करते हैं, हम तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड। अब पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम इनको ऐड कैसे करेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि तीनों का फेज अलग अलग है, तीनों का फेज अलग अलग है, तो हम इनका एडिशन करते हैं कुछ उसी तरीके से जैसे हम वेक्टर्स क्वांटिटी का करते हैं, वेक्टर एडिशन, बट हम बोलेंगे नहीं कि हम इनका वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, बट हम उसी तरीके से करेंगे क्योंकि इन तीनों का फेज अलग अलग है, ठीक है। तो आइए, इसमें आर में क्या था फेज डिफरेंस, आर में क्या था, मान लेते हैं ये हमने ये बना लिया वी आर, ठीक है। इंडक्टर में क्या था, वीएल आगे था, कितना, ऊपर आगे था, ये हमने बना लिया वीएल, और कैपेसिटर ने क्या किया था, वीएल को पीछे किया था, कितना, इतना कुछ पीछे कर दिया था, इसका नाम हमने रखा वीसी। अभी फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि वीएल वीसी से बड़ा है, हो सकता है वीसी ज़्यादा हो। फिलहाल के लिए हम दोनों केस पढ़ेंगे, एक पहले जब वीएल वीसी से ज़्यादा हो, और दूसरा हम पढ़ेंगे अगर वीसी वीएल से ज़्यादा तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम इनका एडिशन करते हैं, वीएल ऊपर की तरफ है और वीसी नीचे की तरफ। कैसे एडिशन करेंगे, मान लो वीएल कितना है, 10, फॉर एग्जाम्पल 10 है इसकी वैल्यू, और वीसी कितना बना रहा है, 4, कितना बना रहा है, 4 बना रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, तो इनका नेट, इनको एडिशन करेंगे तो हम कैसे करते हैं, वीएल प्लस माइनस वीसी, वीएल प्लस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वीएल माइनस वीसी, वीएल माइनस वीसी, ठीक है। इस प्रकार हम इनका नाम करते हैं। और कैसे करेंगे, इसमें से ये क्या कर देंगे, माइनस, ये 10 है, ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कितना है, 1 2 3 4, हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं 4, तो हमने क्या किया, इसमें से 1 2 3 4 माइनस कर दिया, ये कितना बच गया, यहाँ पर 6, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी बच गई, 6। रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट इतना आया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं ये वीएल माइनस वीसी। क्या लिख लेते हैं, ये वैल्यू किसकी है, वीएल माइनस वीसी, कितनी है, वीएल माइनस वीसी। अब इसकी और इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले। अब हमने दो को तो ऐड कर लिया, किसको, वीएल और वीसी को। अब हम इसके साथ इसका रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल को हम अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, वही पैरेललोग्राम, और ये वाली चीज आ जाएगी हमारा, ये रिजल्टेंट, ये तो ये जो आया हमारा रिजल्टेंट, ये किसका है, तीनों का कॉम्बिनेशन, किसका है, तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी तीनों का पोटेंशियल अलग अलग, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल। क्या उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम ईएमएफ, और मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू हमारी कितनी होती है, ई नोट, हम उसको क्या बोलते हैं, ई नोट, ठीक है, ई नोट। ये वीएल माइनस वीसी है, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। और ये देखिए, अब ये मैक्सिमम ईएमएफ ये बना रहा है अपोजिशन, ये, और कितना फेज डिफरेंस है आर से, करंट से कितना है, ये कितना एंगल, फाई, इसको नाम दे दिया हमने फाई। अब देखिए कि क्या तीनों मिलकर, क्या जब तीनों को ऐड करते हैं, जब तीनों को जोड़ते हैं
तो करंट और ईएमएफ साथ साथ चलते हैं? नहीं। फिर भी क्या आता है, एक फेज डिफरेंस आता है, उसको हमने नाम दिया फाई। कितना फेज डिफरेंस? फाई। और कौन आगे है और कौन पीछे? ई नोट आगे है और आई पीछे है। ए नोट आगे है और आई पे, क्योंकि यहां पर क्या है, विजिकल टू आई आर, यहां पर क्या है, आई। ठीक है। अब आई आगे है फाई से। ये किस कंडीशन में है? ये किस कंडीशन में है? जब हमने माना कि वीएल वीसी से बड़ा है। जब हमने क्या माना? वीएल वीसी से बड़ा। अगर इसी चीज को अगर हम उल्टा कर दे, तो अगर वीसी बड़ा हो वीएल से, तो कैसे बनेगा? तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा फिर, ये हमने मान लिया क्या, VL छोटा, और ये हमने मान लिया VC। तो इस प्रकार फिर हम इसका एडिशन करते हैं, इनका दोनों का एडिशन। ये वाली वैल्यू क्या होगी? VC माइनस VL, VC माइनस VL। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा E नोट, और ये फिर भी क्या बनाएगा, एक एंगल क्रिएट करेगा फाई। उस केस में क्या होगा, आपका E नोट क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। किससे? I से। तो अगर VL बड़ा है VC से, तो क्या होगा, EMF आगे होगा I से। कितना? फाई। कितना होगा? फाई। कितना होगा? फाई। अगर आपका VC बड़ा है VL से, तो E क्या होगा, पीछे होगा I से। कितना? फाई। कितना होगा? फाई। ठीक है। तो इस प्रकार ये कंडीशन कब है, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, और ये कंडीशन कब है, व्हेन VC इज ग्रेटर देन VL। लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में एक फेज डिफरेंस आ रहा है। ये क्या करता है, इसको आगे करता है। क्यों? हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि VL क्या करता है, I को पीछे करता है। अगर पीछे करता है, I को पीछे करता है, तो E को आगे रखेगा, तो इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि VL बड़ा है VC से। इस टाइप के हम सर्किट को क्या बोलेंगे, इंडक्टिव सर्किट। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव सर्किट। और इस टाइप में इक्वेशन क्या बनेगी, सोचो। यहां पर करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, हम इसको यहीं पर लिख लेते हैं। करंट की इक्वेशन क्या होगी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। और इस टाइप के सर्किट को जब व्हेन VL ग्रेटर देन है VC से, VL का मतलब क्या है, VL किसके इक्वल है, IXL। किसके इक्वल है, XL। यानी क्या है, I तो सेम है, तो XL क्या है, बड़ा है। किससे? XC से। इसका मतलब क्या है, व्हेन इट मीन्स XL इज ग्रेटर देन XC। और इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट। इस केस में क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट। इस केस में क्या होगा, कौन आगे होगा, E नोट एक्सीड I बाई फेज पाई। फेज डिफरेंस कितना क्रिएट करेगा ये, फेज डिफरेंस। यहां पर फेज डिफरेंस कितना आया हमारा, फेज डिफरेंस फाई। कितना आया, फाई। ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहां पर I की इक्वेशन क्या बनेगी, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये कौन सी कंडीशन है, इट मीन्स क्या होगा, XC ग्रेटर देन होगा किससे, XL से। इसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव, इसको यहां पर लिख लीजिए, सर्किट। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट। ये दोनों इक्वेशन बनेगी। दोनों केस हमने अलग अलग पढ़ लिए। दोनों केस मान लिए कि जब एक बार VL बड़ा है VC से और एक बार VC बड़ा है VC। ठीक है, फेज डिफरेंस फाई। तो यहां से देखिए, अब इधर आइए। अब यहां से हम ये फाई की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। हम फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फाई की वैल्यू हम कैसे निकालना चाहेंगे, कोस फाई। देखिए ये क्या है, हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनिस। ठीक है, कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, बेस और हाइपोटेनिस, कोस फाई VR डिवाइड बाई ई नोट। VR डिवाइड बाई ई नोट। टेंजेंट फाई निकालना चाहो तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल होगा, हम तीनों, आप तीनों इक्वेशन लिख सकते हैं।
टेंजेंट फाई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस VL माइनस VC डिवाइड बाई VR। और साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, आप किसी भी तरीके से फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस VL माइनस VC डिवाइड बाई E नॉट, VL माइनस VC डिवाइड बाई E नॉट। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल हमारी क्या बनी है, ये ट्रायंगल देखिए, हम इसी को स्टडी करते हैं। ये एंगल कितना है फाई, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल भी कुछ होगा 90 माइनस फाई। ठीक है, ये क्या है हमारा VL माइनस VC, ये क्या है VR, और ये क्या है हमारा E नॉट। अगर हम क्या करें, अगर हम इन क्वांटिटीज़ को किसी एक तीनों साइड्स को मैं हाफ कर दूं, क्या कर दूं, हाफ कर दूं, एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर मैं इनको हाफ करना चाहूं, किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से तीनों को डिवाइड करना चाहूं तो क्या होगा, तो क्या इनके एंगल पर फर्क पड़ेगा, जैसे ये क्या बन जाएगा, फिर ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो क्या ये एंगल चेंज होगा, नहीं होगा, ये भी क्या रहेगा 90, लेकिन साइड्स में कुछ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अब हम इन तीनों को किससे डिवाइड करते हैं, हम करंट से डिवाइड कर देते हैं, E नोट डिवाइड बाई I नोट, E नोट डिवाइड बाई I नोट। ठीक है, ये इसको भी I नोट से, इसको भी I नोट से, तीनों को डिवाइड कर दिया, तीनों को I से डिवाइड कर दिया, ये मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये I से हमने इसको डिवाइड कर दिया। I से जब हम डिवाइड करते हैं, I से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, VL डिवाइड बाई I क्या आएगा, XL, I XC इज इक्वल टू VC डिवाइड बाई I। तो VL डिवाइड बाई I नोट क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, VL डिवाइड बाई I नोट XL, VC डिवाइड बाई I नोट क्या बोलेंगे, XC, VR डिवाइड बाई I नोट, यहाँ पर क्या आ जाएगा R। तो हम इनकी जगह हम नाम लिख सकते हैं कुछ अलग से, यहाँ पर अलग से। तो मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बनाता हूँ, तो हमारी ट्रायंगल जो बनेगी वो ये बनेगी, ये हमारी। ठीक है, E नोट अपॉन I नोट, ये क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम अपोजिशन क्या होगा, ये हमारा मैक्सिमम अपोजिशन। मैक्सिमम अपोजिशन कैसे निकाला, मैक्सिमम अपोजिशन तीनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये हमारा पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम, तीनों का कंबाइंड क्या है, EMF, तीनों की क्या है, कंबाइंड EMF। अगर हम मैक्सिमम करंट से हम किसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा हमारा, मैक्सिमम अपोजिशन। और इसके लिए हमने एक यहाँ पर एक नया नाम रखा, इसको एक नया नाम दिया और इसका नया सिंबल रखा। पहले इसका सिंबल लिख लेते हैं Z। क्या होगा Z, ये किसके इक्वल होगा, XL माइनस XC, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा R। दिस ट्रायंगल, और ये एंगल कितना है हमारा फाई, ये किसके इक्वल है, फाई। ठीक है, फाई फेज डिफरेंस भाई। अब इसको Z क्या आया हमारा, Z क्या है, मैक्सिमम अपोजिशन, क्योंकि E नोट अपॉन I नोट का रेशियो हमें क्या बताता है, मैक्सिमम अपोजिशन इन द सर्किट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, E नोट अपॉन I नोट इज इक्वल टू Z, और इसको नाम दिया हमने इम्पीडेंस। क्या नाम दिया, इम्पीडेंस। जैसे हमने इंडक्टिव सर्किट में क्या नाम दिया था, क्या दिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर वाले में क्या दिया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसने मैक्सिमम तीनों के कंबाइंड को हमने क्या नाम दिया, इम्पीडेंस। इंपीड करना क्या होता है, कम करना, डिक्रीज करना। तो ये क्या है, इंपीड, मैक्सिमम अपोजिशन ऑफ LCR सर्किट, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है ये Z, इंपीडेंस। तो इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, इट इज, आप लिख लो, इट इज मैक्सिमम अपोजिशन ऑफ current possessed in किसमें, इन LCR सर्किट, या फिर AC सर्किट आप लिख सकते हो, LCR सर्किट। मैक्सिमम अपोजिशन E नोट डिवाइड बाय I नोट इज इक्वल टू Z। ठीक है, और इस ट्रायंगल को हमने क्या नाम दिया, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल।
इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। अब जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। जेड की वैल्यू ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट था ना मैक्सिमम तीनों का कंबाइंड। अब हमें जेड का मैग्नीट्यूड निकालना है। जेड का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार तो इसको नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, फिर हम इस जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम यानी अ पोजीशन ऑफ करंट पोजेस्ड इन एलसीआर सर्किट। इन एसी सर्किट, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें हमने तीनों को कैसे जोड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो ये हमारी एक इम्पीडेंस ट्रायंगल है। अब यहाँ से हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जेड क्या है हमारा, हाइपोटेनिस, और आपको पता है फॉर्मूला क्या बनता है, जेड इज इक्वल टू, हम कैसे निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। अब जेड को, जेड की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ जेड। जेड को हम किस में मेजर करेंगे, जेड क्या है, अपोजिशन ऑफ करंट, और अपोजिशन ऑफ करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, और उसको हम किस में मेजर करते हैं, ओम में। किस में, ओम में, ठीक है। तो डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन निकालने के लिए हम, आप ये निकाल लो, जैसे हमने साइन फाई, कोस फाई, टेंजेंट फाई, आप किसी भी वैल्यू से निकाल सकते हैं। नॉर्मली हम टेंजेंट से निकालते हैं। जैसे टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर ओवर, हम एक्सएल एक्सी की टर्म में क्या बन जाएगा आपका, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, बेस ओवर हाइपोटेनिस, आर बाई जेड, ठीक है। साइन फाई किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई जेड, ठीक है। अब बात करते हैं जेड की वैल्यू। जेड इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस है क्या, अपोजिशन ऑफ करंट। ये करंट को क्या करता है, अपोज। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन हम देखते हैं। जेड विल बी, यानी जेड का कम या ज्यादा होना, ये किस चीज को अफेक्ट करेगा, जेड को। देखिए हमारे पास रेशियो क्या है, ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू जेड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड। जेड कम या ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, करंट की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। तो करंट कब मैक्सिमम होगा, करंट कब मैक्सिमम होगा, किस कंडीशन में, जब हमारा जेड क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जब हमारे जेड की वैल्यू छोटी होगी, और जेड की वैल्यू छोटी कब होगी, जब ये वाली टर्म हमारी छोटी हो जाएगी। ये वाली टर्म छोटी कब होगी, जब व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाए, एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाए, तो जेड किसके इक्वल रह जाएगा, केवल आर के। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और तो क्या रह जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ करंट, केवल आर। तो व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, देन Z is equal to R. It means a position of current is minimum. A position of current is minimum and I is maximum. Current is maximum. किस कंडीशन में, XL is equal to XC। अब एक्सएल और एक्सी, एक्सएल और एक्सी किस चीज पर डिपेंड करते हैं, एक्सएल की वैल्यू क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सएल की वैल्यू क्या है, एक्सएल एल ओमेगा। किस चीज पर डिपेंड करता है, एल क्या होगा, जो भी हम इंडक्टर जोड़ेंगे उसकी इंडक्टेंस क्या दी हुई मिलेगी हमें, उस पर लिखी हुई मिलेगी। तो किस चीज पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। किस चीज पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। और एंड एक्सी किसके इक्वल है, 1/c ओमेगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा क्या होगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। क्या होगा, मिनिमम। तो व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, देन क्या है, तो हमारी किस चीज पर डिपेंड करेगा, देखो एल भी फिक्स होगा, सी भी फिक्स होगा, क्या चीज चेंज होगी, ओमेगा। क्या चीज चेंज होगी, ओमेगा। तो इसका हम रिलेशन निकालते हैं, जब व्हेन ये जो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, व्हेन XL is equal to XC, then L omega is equal to 1/c omega।
यहां से यहां से क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, या फिर आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC। आप यहाँ पर लिख लीजिए इसको, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 1/√LC। तब क्या होगा उस कंडीशन में, XL इज इक्वल टू XC, यानी ओमेगा चेंज होगा। और ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब अच्छा, ओमेगा आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। ओमेगा किसके इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, किसकी फ्रीक्वेंसी, AC की, हम किसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, AC सोर्स की, ठीक है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2πf, यानी 2π/T होता है। तो 1/T किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के, 2πf किसके इक्वल, 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो गई, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, जब हमारा अपोजिशन क्या होगा, जीरो, अपोजिशन जीरो होता है तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, यानी अपोजिशन जीरो कैसा, यानी जेड मिनिमम, जीरो नहीं मिनिमम, जेड हमारा इंपीडेंस हमारा मिनिमम। और इस फ्रीक्वेंसी को जब हमारा अपोजिशन, किसी भी चीज़ को अपोज करने वाली चीज़ मिनिमम होगी, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की हो सकती है फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज़ ऑसिलेट कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये 1/2π इंटू √LC, 1/2π इंटू √LC, इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक होती है फोर्स फ्रीक्वेंसी। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल, जैसे हमने एक पेंडुलम लिया और एक बार हिलाकर यहाँ से और उसको छोड़ दिया, वो क्या करता है, वो ऑसिलेट करता रहता है, क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। मान लो वो 1 मिनट में 5 बार 10 बार उसने ऑसिलेट किया, ठीक है, ये 10 क्या उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या किया, उसके पेंडुलम को पकड़ा और ऐसे ऐसे घुमाते रहे, फोर्स, ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, ये है उसकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। और जब हमने एक बार उसको हिला के छोड़ दिया, वो अपने आप ऑसिलेट करता रहा, वो क्या उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और हर एक चीज़ की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा इंपीडेंस मिनिमम होगा तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, f = 1/2π√LC। तो ये वाले सारे फॉर्मूले देखो, सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। जेड मिनिमम कब होगा, सोचिए, व्हेन XL = XC, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम इंपीडेंस। तो आप क्या बताओगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको करंट क्या चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू बताओ। अब आप कहोगे मैक्सिमम करंट कहां से, ओमेगा कहां से आएगा। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब जेड की वैल्यू मिनिमम होगी। जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वाली टर्म आपकी छोटी होगी। ये वाली टर्म कब होगी, जब XL = XC होगा और XL और XC इक्वल होगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये वाली, ओमेगा = 1/√LC। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये वाली, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये चीजें ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दिस इज इंपीडेंस, करंट मैक्सिमम की कंडीशन हमने पढ़ ली। अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और उठता है कि देखो, अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करें तो क्या होगा। सोचो, अगर हमने फ्रीक्वेंसी, पहला केस लेते हैं, पहला फर्स्ट केस हम इसको यहां से साफ कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। नोट कर लिया, नोट कर लो, एक बार पॉज करके नोट कर लो जल्दी, पॉज करके कर लो, मैं स्पेस बनाता हूं तब तक। अब हम पढ़ेंगे ये वाली कंडीशन क्या। अच्छा, इसको लिख लेना, दिस इज द कंडीशन फॉर, या फिर यहां पे लिख लेना, दिस इज द कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, ठीक है, या फिर मिनिमम इंपेडेंस, ये कंडीशन होगी। आपसे कंडीशन पूछी जाए व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, देन दिस विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। और ये वाली कंडीशन हमने कहाँ से जनरेट की, कैसे हुई, ये आपने पढ़ा भी है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर ऑन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट, आई पर क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट केस कर लिया नोट, ये लिख लेना, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट केस, यानी फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करें, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करें तो उसके कारण करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए व्हेन ओमेगा इंक्रीज, यानी हम क्या करते हैं, क्या करें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, ओमेगा को बढ़ाते हैं, ओमेगा को बढ़ाते हैं, ठीक है। वी नो दैट XL इज इक्वल टू L ओमेगा एंड XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, ठीक है। हमने क्या किया, ओमेगा को बढ़ाया, ओमेगा को बढ़ा दिया, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, XL माइनस XC, XL माइनस XC। इफ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंडीशन क्या है, मिनिमम इंपीडेंस की, ये दोनों की वैल्यू सेम, तभी तो ये क्या होगा, मिनिमम इंपीडेंस। तो अगर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, एक्सएल हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, फॉर्मूले से लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा के। क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ गई पहले ये वैल्यू थी, अब हमने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, 10 से क्या कर दिया 15, कितना कर दिया 15, ठीक है 15। अब इसकी वैल्यू को अगर ओमेगा बढ़ाया है तो एक्सी क्या होगा, एक्सी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ये तो बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। अच्छा यहां पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, R² प्लस XL माइनस XC। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। देखो पहले 10 माइनस 10 कितना था, 0, समझना थोड़ा सा, 10 माइनस 10 कितना था, 0। अब हमने ओमेगा बढ़ाया तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ गई, 10 से बढ़कर 15 हो गई, इस कितना बढ़ा 5, ठीक है। ये कम होगा कितना, ये कितना रह जाएगा, 10 से घटकर कितना रह जाएगा 5, ये के 10 से बढ़कर कितना हो गया 15। तो एक्सएल माइनस XC वैल्यू कितनी होगी, वही 10, या फिर बढ़ गई वैल्यू। तो ये क्या हो, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, हमने फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा किया, पहले क्या किया ज़्यादा किया, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, बढ़ गई। तो Z की वैल्यू क्या होगी, देन इफ व्हेन ओमेगा इंक्रीज देन क्या होगा, Z इंक्रीज, Z इंक्रीज, सो I विल डिक्रीज, I विल डिक्रीज। ओमेगा के बढ़ने से Z बढ़ा, इंपीडेंस बढ़ा, अपोजिशन ऑफ करंट बढ़ गया। आपने देखा कैसे, इसको हमने बढ़ा दिया तो ये XL बढ़ेगा तो XC कम होगा, ठीक है। अब दूसरा केस, व्हेन अगर हम ओमेगा को डिक्रीज करते हैं, व्हेन ओमेगा डिक्रीज, ओमेगा को डिक्रीज करते हैं, तो अब देखिए ओमेगा को डिक्रीज किया, एक्सेल क्या हो गया, कम हो गया। वही एग्जांपल लेते हैं 10 10, ये क्या होगा, ओमेगा को हमने कम किया, 10 से कम होकर कितनी होगी 7, कितना होगा, मान लेते हैं 7 होगी। ये क्या होगा, ओमेगा कम हुआ तो XC क्या हो गया, बढ़ गया। ये 10 से बढ़कर कितना हो गया 12 13 14 13 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए XC माइनस XC, एक्सएल माइनस XC कितना हुआ, 7 माइनस 13, 7 माइनस 13 कितना, -6, -6 का होल स्क्वायर कितना आया, प्लस, माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा प्लस। देन उस केस में भी क्या होगा, Z आपका, पहले Z ये क्या था, पहले ये वाली कंडीशन क्या थी 0, लेकिन अगर हम ओमेगा को बढ़ाते हैं तब भी इसकी वैल्यू 0 नहीं रहती, बढ़ जाती है। अगर हम ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो तब भी क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 से बढ़कर कुछ आ जाती है, आती है, ठीक है। दोनों केसेस में क्या हो रहा है, देन
जेड इंक्रीज, जेड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन ऑफ करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जेड इंक्रीज, सो आई विल डिक्रीज, आई विल डिक्रीज। यानी मतलब क्या हुआ, आप फ्रीक्वेंसी को कम करिए या ज़्यादा करिए करंट पर, यानी अपोजिशन ऑफ करंट क्या होगा, बढ़ेगा, और अपोजिशन ऑफ करंट बढ़ेगा तो दोनों केसेस में क्या होगा, आई डिक्रीज होगा। तो कभी ये सोचो कि ओमेगा के बढ़ने से अगर करंट कम हो रहा है तो ओमेगा के घटने से भी करंट क्या हो, बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों केसेस में क्या होगा, आपका करंट की वैल्यू कम होगी, और ये हमने देख लिया कि क्यों होगी, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट पासिंग थ्रू ए एसी सर्किट। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से क्या होगा, करंट की वैल्यू हमेशा ही डिक्रीज होगी। करंट की वैल्यू मैक्सिमम किस कंडीशन में होगी, इस वाली कंडीशन में, कौन सी, ये वाली कंडीशन। कब, XL माइनस XC क्या हो जाएगा आपका, जब वो इक्वल होगा, वही मैक्सिमम होगा करंट। अगर आप ओमेगा की वैल्यू को चेंज करोगे, कम या ज़्यादा करोगे, तो भी आपकी करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट LCR सर्किट। आज हमने पढ़ा कि तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं सीरीज में जब हम इनको कंबाइन कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना अपोज करता है, अपोजिशन ऑफ करंट कितना आता है, कितना वो फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, फेज डिफरेंस की तरह हमने देखा कितना करता है, पाई करता है। दोनों कंडीशंस पड़ी जब कोई इंडक्टिव सर्किट हो, अगर आपका VL ज़्यादा है, अगर आप VL ज़्यादा है VC से तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव सर्किट। अगर VC ज़्यादा है VL से तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट LCR सर्किट, आप इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्यूनिंग ऑफ सर्किट, जब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी आज हमने जाना कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल, तो एक होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उसकी कंडीशंस क्या होती है, कब किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हो जाती है, ठीक है। तो नोट करिए।